यहाँ मौजूद है फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 7 रीडर्स चॉइस की बुक है। इस सीरीज में हम फाइनल अकाउंट की प्रॉब्लम लगातार आपको दे रहे हैं और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 पर पहुंच चुके हैं। जैसे कि आपको पता ही है, समायोजनाएं सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम देती हैं और इनकी प्रॉब्लम में यही होता है कि भाई कौन सा अमाउंट कितना कटेगा, कहाँ लिखा जाएगा, कहाँ घटेगा, कहाँ जोड़ेंगे, ये समायोजनाओं का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसकी वजह से हमारे सवालों में काफ़ी हद तक प्रॉब्लम आने की संभावना बनी रहती है। यहाँ पर देखेंगे मशीन पर 10%, फर्नीचर पर 20%। समायोजनाओं को पढ़ने के बाद आपको यह देखना होगा, सुनिश्चित करना होगा इसमें से कौन सी रकम ट्रेडिंग अकाउंट से संबंधित है और कौन सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो यहाँ पर ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड सिर्फ एक अमाउंट है और वो है क्लोजिंग स्टॉक। इसके अलावा सारे अमाउंट जो भी कनेक्टेड हैं वो सब प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित हैं। तो सबसे पहले हम एक प्यारा सा फॉर्मेट तैयार करेंगे और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस प्रकार से एज ऑन 31 दिसंबर 2019 डेट जो बुक में दी हुई है वही डालेंगे। आप अपने प्रश्न पत्रों में जो डेट आपके एग्जाम पेपर में आएगा उसी डेट को ही आप इस्तेमाल करेंगे। पार्टिकुलर्स रुपीज यहाँ लिखेंगे अपनी सुविधा के अनुसार। यहाँ पर आप डेबिट और इस तरफ आप क्रेडिट लिख सकते हैं। इसके बाद सबसे पहला काम होता है ओपनिंग स्टॉक को लिखने का। ट्रेडिंग अकाउंट का सबसे पहला अमाउंट जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक का होता है। तो ओपनिंग स्टॉक आप देखेंगे इस सवाल में कहाँ है। ओपनिंग स्टॉक 40,000 का है तो हमने यहाँ पर 40,000 रुपये ये लिख दिया है। इसके बाद परचेज दूसरा नंबर होता है 3,91,000 का और परचेज रिटर्न जरूर चेक करना चाहिए। परचेज रिटर्न यहाँ पर 1,000 का दिया हुआ है तो इसको हम तुरंत 1,000 रुपये माइनस कर देंगे, 3,90,000 का आ जाएगा। इसके बाद वेजेज और फ्रेट, कोल, गैस, वाटर ये सब हम चेक करते हैं ट्रेडिंग का आइटम। हालांकि इसमें आगम ढुलाई यानी कैरिज इनवार्ड तो दिया हुआ है। जो कैरिज इनवार्ड है इसका अमाउंट यहाँ देखेंगे तो 2,000 का है तो हम कैरिज इनवार्ड लिखेंगे, वेजेज इसमें नहीं है। इसके बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम चेक करते हैं तो हमें ट्रेडिंग का और भी जो अमाउंट दिए हुए हैं उनमें कभी भी कहीं भी ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब है अब हम क्रेडिट साइड में चलेंगे, वहाँ पर हम सेल लिखेंगे। सेल में से सेल्स रिटर्न अगर होगा तो उसे माइनस करेंगे और ये दिया हुआ है 2,500 का तो यहाँ पर लिखेंगे बाई सेल्स और इसमें से रिटर्न 2,500 माइनस करके 4,50,000 रुपये का सेल्स यहाँ पर दिखाएंगे। इस प्रकार से आपका यहाँ पर सेल्स का अमाउंट पूरा हुआ। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे 55,000 का उसको लिखेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल 5,05,000 होगा जबकि डेबिट साइड का टोटल कम पड़ जाएगा, यानी ये 3,90,000, 3,30,000, 3,32,000 रुपये ही होगा। तो 3,32,000 यानी 4,32,000 का होगा। तो 5,05,000 में से 4,32,000 को माइनस कर देंगे तो 73,000 यानी 73,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। इसको कैरी डाउन करके यहाँ ब्रॉड डाउन करेंगे और 73,000 रुपये यहाँ लिख दिया जाएगा। इसके बाद समायोजनाओं का हम दौर शुरू करेंगे और एक एक करके समायोजनाओं की सारे पार्ट्स को चेक करेंगे। डेप्रीसिएशन पहले नंबर पर है जो कि मशीन का डेप्रीसिएशन बोला गया है और ये मशीन का 10% और फर्नीचर का 20% है। तो जो कि आप यहाँ देख भी रहे हैं मशीन का और फर्नीचर का डेप्रीसिएशन। तो मशीन है कितने की, मशीन यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा मशीन की वैल्यू यहाँ पर है 50,000। इसका हम 10% लेंगे तो 5,000 आएगा। और फर्नीचर की वैल्यू है यहाँ पर 15,000, इसका 20% काटेंगे तो 3,000 आएगा। तो सबसे पहले यही लिखेंगे डेप्रीसिएशन ऑन मशीन और फर्नीचर, इन दोनों डेप्रीसिएशन के अमाउंट को लिखेंगे, टोटल 8,000 रुपया आएगा। इसके बाद समायोजना का अगला भाग देखेंगे और वो क्या आ रहा है। समायोजना का अगला भाग हमारे सामने आता है, वो है देनदारों पर अप्राप्त ऋण के लिए, संदिग्ध ऋणों के लिए 5% का प्रावधान। तो देनदार हमारे पास कितने रुपए के दिए हुए हैं,
सबसे ऊपर है 55,000 रुपये का देनदार, इसका 5% काटेंगे 2750 रुपये आएगा। अगर यहाँ पर कोई अप्राप्त ऋण या प्राप्त बैड डेट्स यानी अशोध ऋण लिखा होगा तो उसमें हम जोड़ देंगे। यहाँ अप्राप्त ऋण मिल गया है और ये है 1600 रुपये का अप्राप्त ऋण मिल गया है 1600 का। इस 1600 में हम 2750 रुपये जोड़ देंगे जो इसका हमने 5% काटा है। और जो क्रेडिट साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है अप्राप्त एवं संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान, ये पुराना प्रोविजन है जो कि बैड डेट्स की रिकवरी के लिए काटा जाता है। ये क्रेडिट साइड में 1800 रुपये का है और इसको हम फिर माइनस कर देंगे। इसके लिए बैड डेट्स को 1600 रुपये और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो हमने 55,000 का 5% काटा था 2750 दोनों जोड़ेंगे 4350 यानी कि 4350 4350। इसमें पुराना जो बैड डेट्स रिजर्व क्रेडिट साइड में है उसको माइनस करेंगे तो 2550 रुपये का हमारे पास अब भी बैड डेट्स बचा हुआ है। इसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिख दिया जाएगा। इसके बाद हम समायोजना का अगला हिस्सा चेक करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 31 दिसंबर 2019 को वेतन अदत्त वेतन और मजदूरी की राशि 2000 रुपये थी। ये जो वेतन और मजदूरी की राशि 2000 है इसे वेतन और मजदूरी में जोड़ेंगे तो वेतन और मजदूरी यहाँ लिखा हुआ है। बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन होगा अगर ये मजदूरी है तो ये ट्रेडिंग में क्यों नहीं गया। आपको ध्यान रखना होगा अगर वेतन पहले है तो प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे, अगर मजदूरी पहले है और वेतन बाद में है तो ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देंगे। यहाँ पर वेतन और मजदूरी का जो रकम है वो यहाँ पर दिया हुआ है 30,000 रुपये का, इसमें 2000 का आउटस्टैंडिंग है तो ये 32,000 रुपये का हो जाएगा। इसके बाद समायोजनाएं समाप्त हो चुकी हैं। अब हम ऊपर से एक एक करके सभी खर्चों पर ध्यान से देखेंगे कहाँ कहाँ पे क्या क्या खर्चे हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने की संभावना है, तो उनको ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 निर्गम ढुलाई यानी कैरिज आउटवर्ड 4000 का है। तो अब हमारा अगला जो हिसाब किताब होगा कैरिज आउटवर्ड 4000 इसको लिखेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट ध्यान देंगे तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2500 ये भी यहीं आएगा, प्रिंटिंग स्टेशनरी 2500 हो गया। इसके बाद बैंक में रोकड़ तो संपत्ति है दी गई छूट आएगा 2000 रुपये का डिस्काउंट अलाउड। इसके बाद फर्नीचर हमारी एसेट्स है, सामान्य व्यय जनरल एक्सपेंसेज 5000 का है इसको लिखेंगे। इसके बाद है इधर तो समाप्त हो गया, यहाँ पे है अप्राप्त ऋण हमने काम कर दिया इसका। बैंक ऋण पर ब्याज है 1200 रुपये का और बीमा व्यय है 1500 रुपये। तो यहाँ पर बैंक ऋण पहले से ही 20,000 का लिखा है और वो भी 12% के हिसाब से इसका ब्याज काटने को कहा है। तो 20,000 का 12% काटेंगे 2400 रुपये होगा, जबकि बैंक ऋण का ब्याज 1200 रुपये मात्र लिखा है। इसका मतलब 1200 में हमें 1200 रुपये और जोड़ के 2400 बनाने होंगे और बीमा व्यय के 1500 रुपये लिखना होगा। तो यहाँ पर हमने इंटरेस्ट ऑन लोन 2400 रुपये लिख दिया है और इंश्योरेंस के 1500 रुपये लिख दिए हैं। इसके बाद क्रेडिट साइड का अमाउंट चेक करेंगे। कोई इनकम जो है क्रेडिट साइड यही है क्रेडिट सेस। तो यहाँ पर एक अमाउंट है अर्जित छूट यानी कि डिस्काउंट रिसीव्ड अमाउंट यहाँ पर 2200 रुपये का लिखा हुआ है 2200 का। इसके बाद और कोई प्राप्त होने वाली रकम नहीं है तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाई डिस्काउंट रिसीव्ड और इसके बाद हम इसका आंसर मैच करना प्रारंभ करेंगे। तो ये रहा 2200 रुपये। तो क्रेडिट साइड का जो टोटल है 73,000 और 2200 दोनों मिला के 75,200 रुपये होंगे। इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 75,200 इस प्रकार से। और 75,200 में से यहाँ तक के खर्चे घटाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक के खर्चों घटा देंगे तो हमें नेट प्रॉफिट 15,250 रुपये प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट कैसे बनेगी, क्या क्या अमाउंट लिखेंगे। सबसे पहले आपको फॉर्मेट बनाना आना चाहिए बैलेंस शीट। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर यहाँ पर पार्टिकुलर्स रुपीज़ भी लिख देते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा पार्टिकुलर्स और रुपीज़ का जो कॉलम के नाम होंगे वो होंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन यहाँ पर होंगे लायबिलिटीज़ और एसेट्स और यहाँ रुपीज़ का कॉलम।
एज ऑन डेट जरूर डाल दीजिए अगर डेट दिया हुआ है तो। सर्वप्रथम कैपिटल यानी पूंजी की राशि लिखी जाएगी और ये पूंजी की जो रकम होगी वो आपको हमेशा क्रेडिट साइड में मिलेगा। यानी यहाँ पर है पूंजी की रकम, वो है 1,20,000 रुपये। इसमें हम शुद्ध लाभ जो हमारा 15,250 आया था प्रॉफिट एंड लॉस में, उसको ऐड करेंगे और ड्राइंग को यानी आहरण की रकम को घटा देंगे। तो आहरण आप चेक कर लेंगे, आहरण ये रहा 10,000 रुपये। तो सबसे पहले आपको इसी प्रकार से लिखना है 1,20,000, उसमें नेट प्रॉफिट जोड़ दिए 15,250 तो 1,35,250 हो गया, और ड्राइंग 10,000 माइनस किए तो 1,25,250 हो गया। इसके बाद लाइबिलिटी साइड में ही आप बने रहिए, मतलब क्रेडिट साइड में अर्जी छूट हो चुका लेनदार, ये क्रेडिटर्स हैं 27,000 का, तो यहाँ पर क्रेडिटर्स लिखेंगे 27,000 का। और बैंक का लोन भी दिया हुआ है 20,000 का, तो बैंक का लोन भी आप लिखेंगे 12% बैंक का लोन 20,000 का, ये भी लाइबिलिटी है। और इसका जो हमने 1,200 रुपये ब्याज के जोड़े थे, इस 1,200 में 2,400 बनाया था, वो 1,200 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से यहाँ पर लिखना होगा। 1,200 रुपये का ब्याज का आउटस्टैंडिंग है और सैलरी एंड वेजेज का आउटस्टैंडिंग यहाँ पर देखेंगे तो 2,000 रुपये का है। तो कुल मिलाकर के 3,200 रुपये का आउटस्टैंडिंग हुआ। तो इस तरफ का जो टोटल है 1,75,450 का पूरा हो गया। बैलेंस शीट का टोटल इस तरफ का हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम एसेट्स साइड में इसकी स्थायी संपत्तियों को चेक करेंगे। सबसे पहले नंबर मशीन का आता है, 50,000 का मशीन है। तो 50,000 की जो मशीन दी हुई है इसका 10% डेप्रीसिएशन कहा है, तो 50,000 में से हम 10% घटा देंगे यानी 5,000, तो 45,000 लिख देंगे। इसके बाद दूसरी संपत्ति हमारी स्थायी संपत्ति में फर्नीचर है। फर्नीचर यहाँ पर लिखा हुआ है 15,000 का, इसका डेप्रीसिएशन 20% यहाँ कहाँ है, तो 20% मतलब 3,000 घटा देंगे 12,000 लिखेंगे। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 55,000 का 55,000 का लिखेंगे। दूसरी संपत्तियां यहाँ से तो कुछ है नहीं, यहाँ से देनदार है 55,000 का, लेकिन इस पर 5% हमने काटा था 2,750 रुपये, उसे माइनस कर देंगे। उसके बाद और संपत्ति चेक करेंगे तो यहाँ से रोकड़ और बैंक यहाँ पे दिया हुआ है 10,000 का और रोकड़ है 1,200 रुपये का, तो 10,000 और 1,200। इसके बाद और संपत्तियों को चेक करने पर बाकी डेबिट साइड में आप देख ही रहे हैं कोई संपत्ति नहीं है। इसका टोटल करेंगे तो 1,75,450 रुपये आ जाएगा। यानी 1 2 3 4 5 6 इन 6 अमाउंट को जोड़ेंगे 175,450 यानी 1,75,450 रुपये बैलेंस शीट का टोटल आ चुका है। इस प्रकार से आपकी बैलेंस शीट यहाँ से शुरू हुई और ये यहाँ पर समाप्त हो गई। आंसर मिलाएंगे तो आपको यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट यानी सकल लाभ, शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट यानी आर्थिक चिट्ठे का योग 1,75,450 रुपये मिल चुका है। और ये एकदम एक्यूरेट आंसर ओके हो गया।